महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार का मुकाबला पिछली बार से अलग है क्योंकि इस बार पुराने दोस्त दुश्मन हैं, नए साथी पहले विरोधी हुआ करते थे। महाराष्ट्र में कई अहम मुद्दे चुनावी बहस का केंद्र बने हुए हैं। जाति, सामाजिक न्याय, रोजगार, विकास, कानून व्यवस्था, ये वो मुद्दे हैं जो कमोवेश हर चुनाव में रहते ही हैं। लेकिन इस बार एक और बड़ा मुद्दा है और वो है राजनीतिक विभाजन। मुद्दे वो जिनसे जनता का सरोकार है। मेन मुद्दा रहेगा विकास, बेरोजगारी, सुरक्षा। अच्छा नेता जो अपना मतलब अपने इसका विकास कर सके और थोड़ा जो महंगाई पे कंट्रोल कर सके, वो एक अच्छी बात है। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है कि बहुत से लोग, युवक अभी भी बेरोजगार है। उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार ने। तो महंगाई और एक बेरोजगारी और जो आजकल देश में चल रहा सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम वाला, ये खत्म बिल्कुल। मुद्दे वो जिनकी सत्ता को दरकार है। महाविकास आघाड़ी करके ही हम लोग सब महाराष्ट्र में चुनाव में जा रहे हैं और महाराष्ट्र को वही उसके पुराने दिन नंबर 1 में, जीडीपी में नंबर 1 में, पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 में, सारी चीजों में जो नंबर 1 था हमारे जमाने में, जो इनके जमाने में फिसल गया था, उसे फिर से वही पुराना समय जो है सुवर्ण काल हम वापस लेकर आएंगे। सरकार में किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं। सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं। मुद्दे वो जो बनाते सरकार है। बड़े उद्योग जो महाराष्ट्र में आने वाले थे, बड़े बड़े उद्योग जो मिहान में, नागपुर में आने वाले थे, इसके लिए सभी जनता महाराष्ट्र की नाराजगी। 7.5 साल आपने कुछ नहीं किया और आखिरी महीने में आप 200 निर्णय लेते हो। सरकार ने जो सरकारी फंड होता है उसका बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करते हुए, चाहे लाडली बहन योजना हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, जो विकास का कार्यक्रम हो, या किसानों के कल्याण का कार्यक्रम हो, युवाओं को रोजगार देने का कार्यक्रम हो, इसके ऊपर बड़े पैमाने पर सरकारी फंड का इस्तेमाल हो रहा है। मुद्दे वो जो जीत का आधार है। पीआर निकाले, महाराष्ट्र में धनगर नहीं है, जो है वो धनगर है, उनको एसटी का सर्टिफिकेट इश्यू करो। इस बार का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अब तक का सबसे दिलचस्प चुनाव हो सकता है। राज्य में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला हो रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो 1989 के बाद ये पहला मौका होगा जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन अपने पहले जैसे स्वरूप में नहीं होगा। में क्या होता है अभी कयास लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव कुछ अलग तरीका हो गया है। क्योंकि 6 पार्टियां हैं जो 3 पार्टियां 2 गठबंधनों के बीच लड़ रही हैं और कई ऐसे छोटी छोटी पार्टियां हैं जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतार रही हैं। मैं समझता हूं कि जब अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, जब कैंडिडेट मैदान में आएंगे तब स्थिति स्पष्ट होगी कि न कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। अब रही बात है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना क्या अपने पुराने परफॉर्मेंस को पूरा कर सकती है, तो आज की जो तारीख है, हम कोई राजनीतिक पंडित नहीं है और न भविष्य वक्ता हैं कि बता सकते हैं, लेकिन जो आज की परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से ये महायुति गठबंधन के पास 200 से ज़्यादा विधायक हैं और आज का जो राजनीतिक धरातल है जो दिख रहा है, उसमें ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अपने इस परफॉर्मेंस को वापस लाएगी। उधर एनसीपी में भी विभाजन हो चुका है। अजित पवार एनडीए के गठबंधन महायुति का हिस्सा है, वहीं उनके चाचा शरद पवार महाविकास अघाड़ी का। इन चुनावों में ये भी एक बड़ा मुद्दा है। क्या पार्टियों की टूट का मतदाताओं की वफादारी पर असर पड़ेगा? 2022 में पहले शिवसेना और फिर 2023 में एनसीपी में टूट। राजनीतिक दलों में टूट महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आया है। सवाल यह है, इसका फायदा किसको होगा? बीजेपी को, जिसके साथ शिवसेना शिंदे है, या महाविकास अघाड़ी एक मजबूत गठबंधन के रूप में उभरेगी? जो जनता है वो अपने एक लीडर को एक आइडियोलॉजी समझ के अपने मतदान करती है और उस हिसाब से वो वोटिंग करती है। लेकिन अभी जो महाराष्ट्र के अंदर 2014 से 2024 तक जो भी पक्ष के अंतर्गत जो पक्ष फूट हुई है, उसका ज्यादा इम्पैक्ट आपको इलेक्शन में दिखता है। क्या चिन्ह बदल जाता है
और लोगों को समझ में नहीं आती कि इनका चिन्ह क्या है, उनका चिन्ह है क्या है, ये समझ में नहीं, इसलिए वोटिंग पर भी फर्क गिरता है। डेफिनेटली वोटिंग पैटर्न पे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि ऐसा है कि लोग मतलब पॉलिटिकल जो भी ये है पॉलिटिशियंस है वो अपने बेनिफिट के लिए लोगों का यूज़ कर रही है। मतलब उनको लगता है कि हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो उस हिसाब से उसको जो तोड़ मरोड़ के ये सारी पार्टियां क्रिएट करते हैं और उसका बेनिफिट उन्हीं को मिलता है सिर्फ। क्या लचर कानून व्यवस्था और नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप मतदाताओं को प्रभावित करेंगे? बीजेपी और उनके सहयोगी भ्रष्टाचार और सुशासन को मुख्य चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, जबकि विपक्ष उन पर राजनीतिक बदले का आरोप लगा रहा है। पिछले दिनों एनसीपी नेता और 3 बार के विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या पर विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहा है। गैंगस्टर्स जेल से ऑपरेट कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? यही नहीं, हत्याएं देश में नहीं विदेश में कर रहे हैं। इतना बड़ा इनका नेटवर्क हो गया और जेल से मुंबईकरों को आतंकित किया। आज वो जब कानून व्यवस्था की बात कह रहे हैं और जब उद्धव जी की सरकार आई तो भाई सबसे बड़े उद्योगपति के घर के सामने बम रखने की बात और वसूली करने की बात जिस वसूली सरकार ने की हो, जिसके पुलिस ऑफिसर उस समय पकड़े गए सचिन वजे, जिसकी पैरवी उद्धव ठाकरे कर रहे थे, और उसमें कांग्रेस एनसीपी के शरद पवार फैक्शन के होम मिनिस्टर जेल गए, वो अगर उपदेश दे तो ये तो ऐसा हो गया कि ओसामा बिन लादेन अब शांति का उपदेश दे रहा है। विकास का चुनाव पर कितना असर रहता है? मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में तेजी से हो रहे शहरीकरण से महाराष्ट्र का एक हिस्सा तो विकसित हो रहा है, लेकिन प्रदेश की राजधानी से दूर कई गांव ऐसे भी हैं जो अब भी मूलभूत सुविधाओं की तलाश में हैं। इन चुनावों में विकास परियोजनाओं में देरी और असंतुलित विकास प्रमुख मुद्दे हैं। शहरी मतदाता इस बार उन दलों की ओर देख रहे हैं जो बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने की बात कर रहे हैं। विकास तो मुद्दा है, इन्होंने विकास भी किया है। डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जो गुजराती लोगों का घर भरने का काम ये सरकार कर रही है। तीनों पक्षों की सरकार है, शिंदे जी की, अजीत जी पवार की, बीजेपी की। अभी तो फिलहाल बीजेपी की सरकार बैठना चाहिए, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बस यही है हमारी ख्वाहिश। विकास हो रहा है। कचरे का वो जो मेन प्रॉब्लम है वो भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, जगह जगह वो ध्यान नहीं दे रहे। जैसा इन्होंने कारपोरेशन ने किसी को ठेके पे दिया है उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और सौंदर्यीकरण के पीछे में करते करते वो बहुत से काम पेंडिंग भी है। क्या मराठा आरक्षण से जातिगत समीकरण बदलेंगे? महाराष्ट्र में जाति का मुद्दा हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। मराठा आरक्षण और दलित अधिकारों की मांग इस चुनाव में भी केंद्र में है। राजनीतिक दल और उनके गठबंधन इन समूहों के वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि मराठा आरक्षण के बारे में केंद्र सरकार कोई अधिकार है निर्णय लेने, और महाराष्ट्र में हमारे बहुत से संगठन जो है इस मामले पे आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का निर्णय लिया है, मोर्चे निकाल रहे हैं। मराठा समाज के ऊपर भी अन्याय नहीं होगा, ये कोशिश हमारी रहेगी। क्या महाराष्ट्र की राजनीति हिंदुत्व के मुद्दों पर केंद्रित रहेगी? जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनी आणि मातांनो, महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति का हमेशा से दबदबा रहा है। अब शिवसेना के विभाजन के बाद दोनों गुट इसे साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जानकारों की माने तो बाला साहेब के पुत्र उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते पार्टी का हिंदू वोट पार्टी से दूर हो गया है। वहीं महाविकास अघाड़ी का सेक्युलर एजेंडा अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों को साधने का प्रयास कर रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में कई जटिल मुद्दे सामने हैं जो राज्य की राजनीति को नई दिशा देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता इन मुद्दों पर क्या निर्णय लेते हैं और किसको चुनते हैं।
महाराष्ट्र में दोनों ही मुख्य गठबंधन सीट बंटवारे की चुनौती से जूझ रहे हैं। लोकसभा में 99 सीटों की जीत का उत्साह हरियाणा में हार के बाद बैकफुट पर चला गया है। शायद इसीलिए महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ सत्ताधारी गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं। टूट के बाद शिवसेना और एनसीपी दोनों ही दलों का यह पहला विधानसभा चुनाव है। क्या कहता है दोनों पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड? किसका पक्ष है मजबूत? किसको बनानी है नई रणनीति? इस बार के चुनाव किसके लिए फायदेमंद साबित होंगे ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड क्या इशारा कर रहा है ये जानना भी जरूरी है। लोकसभा के नतीजों पर नजर डालें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 13 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि बीजेपी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती। शिवसेना शिंदे गुट ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 7 सीटें जीती। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे ने चुनाव लड़ा 21 सीटों पर और जीत हासिल की 9 सीटों पर। एनसीपी अजित पवार गुट ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट पर जीत हासिल की। वहीं शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 10 सीटों में से 8 सीटें अपने नाम की। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा क्षेत्रों में से भारतीय जनता पार्टी 44 प्लस के दावा कर रही थी। रिजल्ट आपके सामने है और जितना महाविकास अघाड़ी को सफलता मिली है, या कांग्रेस को या उद्धव ठाकरे को या शरद पवार को, उनको भी उम्मीद नहीं थी। ये गठबंधन 31 सीटें जीत के लाया, तो निश्चित तौर से ही ताकत बढ़ी है। लेकिन लोकसभा का चुनाव और विधानसभा दोनों अलग अलग चीज़ है। उस समय उम्मीदवारों की दावेदारी बहुत कम थी, क्योंकि हर आदमी लोकसभा चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखता। विधानसभा में परिस्थितियाँ अलग हैं। आप देख रहे हैं कि रोज 2 सीटों को लेकर के झगड़े हो रहे हैं। तो अब इनका बंटवारा कैसे होता है, एक साथ लड़ते हैं या कोई विवाद होकर के अलग होते हैं, ये देखना होगा। लेकिन ये बात सही है कि तीनों के एक साथ आने से इनकी ताकत बढ़ी है। पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन के दौरान बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। अविभाजित एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 42 सीटें मिली थीं। लेकिन 2024 के लोकसभा के नतीजों ने एक बात साफ कर दी कि गठबंधन के तौर पर कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के एक साथ आने से महाविकास अघाड़ी की ताकत बढ़ गई है। कोई फॉर्मूला तय नहीं है। जो वहाँ से जीत सकता है कैंडिडेट, उसको जिताना है, उसका नाम डिक्लेयर होगा। और ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। मुंबई शिवसेना का गढ़ रहा है, तो निश्चित है मुंबई में शिवसेना को ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए। अडचणी या ठिकाणी काही ठरवून गेलं, माझा विरोध घेऊन उभे होते, माझा फोटो होता आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं 84 वर्षाचा म्हातारा, तुम्ही काही काळजी करू नका, अजून लांब बघायचे, 84 हो 90 हो, हे म्हातारा काही थांबवत नाही। हे म्हातारा महाराष्ट्राला योग्य रस्त्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसत नाही, तुम्ही त्याची काळजी करू नका। महायुति के लिए चुनौती मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई की सीटें हैं, जहां अघाड़ी ने पिछली बार बेहतर प्रदर्शन किया था। विधानसभा चुनाव में 31 सीटें ऐसी थीं जहां जीत हार का अंतर 5000 वोट से कम था। इन सीटों में धुले, नेवासा, भोकरदान और पुणे कैंट शामिल हैं। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोटिंग पैटर्न अलग होते हैं, फिर भी पिछले चुनावों के आंकड़े आगामी नतीजों के संकेत जरूर बताते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में असली नकली और गद्दार बनाम हकदार का विवाद भी तूल पकड़े हुए है। इस बार के लोकसभा चुनाव में शिवसेना और एनसीपी के भीतर बंटवारे ने चुनावी परिणामों को पूरी तरह से प्रभावित किया है, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ और वो लोकसभा में राज्य की सबसे बड़ी पार्टी सीटों के हिसाब से बनकर उभरी। महाराष्ट्र के रण में शिवसेना और एनसीपी की टूट ने चुनावी कुरुक्षेत्र को ज्यादा रोमांचक और राजनीतिक दलों के लिए एक पहेली बना दिया है कि आखिर जनता किसके साथ है और टूट चुकी पार्टियों में कौन है विरासत का असली हकदार। हाल ही में हुए चुनावों में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने 21 सीटों पर मैदान में उतरकर 9 सीटें हासिल की। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीती। सफलता प्रतिशत दोनों गुटों का लगभग बराबर रहा। इस बार भी मुकाबला कड़ा हो सकता है।
एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने बीजेपी के साथ महायुति में शामिल होकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें वैसा फायदा नहीं मिला जैसा उम्मीद थी। विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन वैचारिक एकता के प्रतीक की तरह है, लेकिन एनसीपी का इसमें शामिल होना जनता को अस्वाभाविक लगा, जो नतीजों में भी दिखा। अजित पवार गुट ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 1 सीट पर जीत मिली, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटें जीतकर अपनी मजबूती साबित की। यानी यहाँ जनता ने शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को अजित पवार के ऊपर तरजीह दी।